पार्ट 8 है, कोर्स का सेक्शन 8 है, उसका फोकस इन एरियाज के ऊपर होगा। तो कहता है स्टैटिस्टिक्स क्या कहती हैं प्लेजरिज्म के बारे में। प्लेजरिज्म की सिंपलेस्ट आपके पास डेफिनेशन ये है कि आप किसी दूसरे पर्सन का काम कॉपी करें और उसको प्रॉपरली क्रेडिट नहीं दे रहे। इन अदर वर्ड्स, आप नेट से जो असाइनमेंट्स कॉपी करते हैं, लाइक आपको किसी टीचर ने असाइनमेंट दी, एक स्टूडेंट ने तो असाइनमेंट खुद की, लेकिन दूसरे स्टूडेंट ने वही असाइनमेंट उसकी एज इट इज कॉपी कर ली, तो ये चीज़ आपकी प्लेजरिज्म में आ जाएगी। अब दूसरा स्टूडेंट उसको क्लेम कर रहा है कि ये काम मैंने खुद किया है, ये असाइनमेंट मैंने खुद किया है। ठीक है, तो कहता है एक सर्वे कैरी ऑन किया गया प्लेजरिज्म के ऊपर। तो फर्स्ट कॉलम में ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये सर्वे कैरी आउट किया, और सेकंड कॉलम के अंदर वो परसेंटेज बता रहा है कि किस लेवल के स्टूडेंट्स ने कितनी प्लेजरिज्म की हुई थी। कहते हैं सेंटर फॉर एकेडमिक इंटेग्रिटी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने प्लेजरिज्म के ऊपर सर्वे किया और उसके रिजल्ट्स ये थे कि 80% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स जब उनको कोई टास्क, कोई असाइनमेंट दी जाती है, तो 100 में से 80% स्टूडेंट उस टास्क को, उस असाइनमेंट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एडमिट टू चीटिंग, उन्होंने एडमिट किया 80% स्टूडेंट ने कि उनको जो असाइनमेंट उनके कोर्स में दी गई थी, उन्होंने ये चीटिंग की है। किसी दूसरे स्टूडेंट का वर्क एज इट इज कॉपी करके उसको अपना वर्क क्लेम करके असाइनमेंट के तौर पे सबमिट किया है। ये कॉलेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल रिकॉर्ड, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने सर्वे कंडक्ट किया अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के ऊपर। उधर से रिजल्ट्स आउटकम्स ये आई कि 36% स्टूडेंट्स का ये कहना था कि उन्हें जो रिटन टास्क दिए गए, उन्होंने उसमें प्लेजरिज्म की, उन्होंने उसके अंदर चीटिंग की। अच्छा, उसके बाद 1991 में रटगर्स यूनिवर्सिटी की जो स्टडी है उसके मुताबिक 66% ऑफ 16,000 स्टूडेंट्स, 31 प्रेस्टिजियस यूएस यूनिवर्सिटीज, ठीक है, उन्होंने ये एडमिट किया, यानी 31 यूनाइटेड स्टेट यूएसए की यूनिवर्सिटीज के जो सही टॉप की 31 इंस्टीट्यूट्स हैं अमेरिका के अंदर, उनमें 16,000 स्टूडेंट से सर्वे किया गया और उनमें से 66% ने कहा कि वो चीटिंग करते हैं, असाइनमेंट्स में प्लेजराइज्ड वर्क सबमिट कराते हैं। अच्छा, फिर 2002 से 2005 तक डोनाल्ड यूनिवर्सिटी होगी और रटगर्स यूनिवर्सिटी होगी, इन्होंने सर्वे किया 63,700 स्टूडेंट्स, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के, और 9,250 ग्रेजुएट स्टूडेंट से एक सर्वे किया इन दो यूनिवर्सिटीज ने। उसमें कंक्लूड ये हुआ कि अंडर ग्रेजुएट के 36% स्टूडेंट्स, उन्होंने प्लेजराइज्ड वर्क सबमिट करवाया। फिर 38% स्टूडेंट अंडर ग्रेड के, ये देखिए आगे कहता है पैराफ्रेजिंग, कॉपीइंग ऑफ इंटरनेट सोर्स विदाउट फुटनोट्स। कहता है 36% स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट के इन दो यूनिवर्सिटीज के, उन्होंने कहा कि उन्होंने नेट से मटेरियल उठा के उसको पैराफ्रेज कर दिया। पैराफ्रेजिंग का मीनिंग है कि अपनी वर्डिंग में लिख दिया।
और जो एक्चुअल सोर्स था जहां से उन्होंने पिक किया, उन्होंने उसको मेंशन भी नहीं किया कि ये कहाँ से कॉपी कर रहे हैं। फिर 38% अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट कहते हैं कि उन्होंने पैराफ्रेजिंग किया रिटन सोर्स विदाउट फुटनोट्स, ये भी उसी कैटेगरी में आ रहा है। तो 7% हो गया, 7% हो गया, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की। बताने का मकसद ये था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वेल नोन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी जब कोई टास्क, कोई असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं तो उसमें वो चीटिंग करते हैं, और उस चीटिंग को टेक्निकली जो टर्म है उसकी रिसर्च के अंदर, उसको प्लेजरिज्म कहा जाता है। क्लियर है ये बात? और ये जो मैंने स्टैटिस्टिक्स आपके सामने शेयर की, ये इन सोर्सेज से ये डाटा लिया गया था। अगर मैं इन सोर्सेज को भी यहाँ पे मेंशन ना करूँ तो ये स्लाइड भी एक किस्म की प्लेजरिज्म में आ जाती है, यानी मैं ऑथेंटिक डाटा नहीं खुद से जनरेट करके बता रहा हूँ। क्लियर है ये बात? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ये एक ओवरव्यू तो देना सर था। जी सर ये जो सर्वे हुआ है ये सिर्फ एक कंट्री यूएसए के अंदर हुआ था जी, कि डिफरेंट मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ओवरऑल आपकी ना आजकल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, कंपनीज हैं जो पर्टिकुलर किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर सर्वे करके उसके रिजल्ट्स फिर प्रेजेंट करती हैं। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उनके रिजल्ट्स हैं। अब यूएस की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, तो यूएस पूरी दुनिया में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट नंबर पे आने वाली कंट्री है। तो उसका अंदर अगर प्लेजरिज्म, चीटिंग का ये सिचुएशन है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप खुद उसका गैस कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। क्लियर है ये बात सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन सर ये था कि मतलब ये जो इन्होंने सर्वे किया है ये स्टैटिक्स ली है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ली है या सिर्फ इन नहीं, यूनिवर्सिटीज के अंदर ली है? उन यूनिवर्सिटीज के, पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज की, ये जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, यहाँ इस केस में तो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स लिए हैं, ठीक है। ये किसी यूनिवर्सिटी से थे, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं फर्स्ट टू कैटेगरीज के केस में, ठीक है। लेकिन थर्ड वाले केस में पर्टिकुलर यूएस की यूनिवर्सिटीज का ये डाटा है। ये बाकी जो कैटेगरीज हैं ये इन दो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स की हैं। क्लियर है ये बात? यस सर। तो चेक करते हैं कि प्लेजरिज्म है क्या। मैंने अब इसको डिफाइन तो कर दिया है, तो इसमें क्या चीजें हैं। वाई पीपल प्लेजराइज, लोग क्यों चीटिंग करते हैं, उसका रीजन क्या है। कहते हैं फर्स्ट रीजन है कि लैक ऑफ राइटिंग स्किल्स। जो उनको टास्क दिया जाता है उसमें उनकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से वो किसी दूसरे का काम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेकंड रीजन ये है कि मिसकॉन्सेप्शन, इग्नोरेंस ऑफ प्लेजरिज्म। आपको इस चीज का आइडिया ही नहीं है कि प्लेजरिज्म, ये जो आप दूसरे की असाइनमेंट कॉपी करके प्रेजेंट कर रहे हैं, सबमिट करा रहे हैं, ये उस कैटेगरी में लाई कर रही है। नॉलेज ही नहीं है। अभी इसके एंड पे, इस सेक्शन के एंड पे मैं कुछ पेनल्टीज बताऊंगा अमेरिका की यूनिवर्सिटीज या डिफरेंट यूनिवर्सिटी कंट्रीज की, जिसमें इस तरह के एक्टिविटीज करने पे, असाइनमेंट कॉपी सबमिट करवाने पे एक एक सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट को एक्सपेल कर दिया गया। कहता है लैक ऑफ स्ट्रिक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है। अगर आपके टीचर कॉपीड असाइनमेंट के ऊपर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा रहा, तो स्टूडेंट इजीली, फ्रीली उस असाइनमेंट को, उस टास्क को कॉपी करेंगे। लैक ऑफ रिसर्च मेथड स्किल्स, अगर आपको रिसर्च के अंदर उसके डिफरेंट सेक्शंस राइट डाउन करना नहीं आते, तो आप किसी दूसरे का काम उठाकर उसको रिफ्रेश करके अपना काम कहेंगे। लैक ऑफ रेफरेंसिंग साइटेशन स्किल्स, अगर आप किसी दूसरे का काम कॉपी उठाकर अपना क्लेम कर भी रहे हैं, उसको अपनी वर्डिंग में भी इवन लिख रहे हैं,
तो आपको ये इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि आपने उसको साइट भी करना है, आपने उसको रेफर भी करना है, ताकि अगर वो पर्सन इस काम को रीड आउट करे कि या कोई और रीड आउट करे तो उसको पता हो कि ओरिजिनल ये वर्क इस बंदे का है। जिस तरह आप रिलेटेड वर्क लिखते हैं पेपर का, तो उसमें साथ उस पर्सन का रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है टाइम फैक्टर, कि आपको जो टास्क, जो असाइनमेंट दी गई है उसको सॉल्व करने के लिए आपने पर्टिकुलर टाइम नहीं निकाला और उसकी डेडलाइन अप्रोच कर रही है, तो आप उसको कॉपी करके सबमिट करवा देते हैं। इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ रीडिंग मटेरियल्स टेक्स्ट ऑन द इंटरनेट, आपको हर एक चीज़ रीडिंग मटेरियल इंटरनेट से मिल जाता है, उसको आप सिंपली कॉपी पेस्ट करते हैं, तो इस वजह से भी लोग प्लेजरिज्म करते हैं। इससे पहले आप देख लें, जब इंटरनेट इतना आम नहीं था, 19 आप कह लें कि वेब पेज का, वेबसाइट्स का कंसेप्ट नहीं था, 1990s में ये कंसेप्ट आया था, वेब फर्स्ट वेब पेज आपका बना था। तो उससे पहले ज़्यादातर लोग बुक को रीड करके वहाँ से अपनी असाइनमेंट सॉल्व किया करते थे। तो उस केस में उस टास्क को चेक करना, क्योंकि वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल ही नहीं है, वो डिफ़िकल्ट होता था। लैक ऑफ नॉलेज और सब्जेक्ट मैटर, अगर आपको किसी टास्क के ऊपर असाइनमेंट मिली है और उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से रेलिवेंट आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो आप उसको फिर नेट से कॉपी करेंगे। लैक ऑफ पेशेंस की वजह से, और कट एंड पेस्ट कल्चर इन रिसर्च एंड एकेडमिक कम्युनिटी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग प्लेजरिज्म करते हैं। इन इन रीजंस को अगर इनकॉर्पोरेट किया जाए, कंसिडर किया जाए, इनके ऊपर अगर स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाए, तो प्लेंटीज डाली जाए, तो लोग प्लेजरिज्म को अवॉइड करेंगे। क्लियर है ये बात? किसी का कोई क्वेश्चन? कहता है कि टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म विद एग्जांपल्स, प्लेजरिज्म की कितनी टाइप्स हैं? कहता है कि दो टाइप्स आपके पास आती हैं, एक तो प्लेजरिज्म इटसेल्फ और एक आता है अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म। ठीक है। प्लेजरिज्म की आपके पास दो टाइप्स आती हैं, एक है अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म और सेकंड टाइप है कि इंटेंशनल प्लेजरिज्म। इंटेंशनल का मीनिंग है कि आपको पता है कि आप एक चीटिंग कर रहे हैं और आप टीचर से छुपाने के लिए उस ओरिजिनल सोर्स को साइट नहीं करते, रेफर नहीं करते। ठीक है। ये इंटेंशनल है, यानी आपको पता है कि आप चीटिंग कर रहे हैं और ये गलत है, लेकिन फिर भी आप उसको अपनी क्लेम कर रहे हैं। और अनइंटेंशनल ये है कि आपको इस चीज का आइडिया नहीं है कि ये जो टेक्निक आप प्रपोज कर रहे हैं इससे पहले किसी ने प्रपोज की हुई है। और अनइंटेंशनल किस वजह से होगी? आपके लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। आपने इससे पहले रिसर्च ही नहीं की, नेट के ऊपर सर्च ही नहीं किया कि इस टेक्निक को पहले भी किसी ने प्रेजेंट कर दिया या नहीं, और आप उसको राइट डाउन करके उसके ऊपर अपना वर्क करके उसको अपना रिपोर्ट कर देते हैं, तो ये अनइंटेंशनल कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, कहता है कि प्लेजरिज्म आपके पास क्या है? प्लेजरिज्म ऑफ वर्ड्स हो सकती है, किसी दूसरे के उठाया हुआ एज इट इज जो वर्ड्स है आप वो यूज कर लें। प्लेजरिज्म ऑफ स्ट्रक्चर हो सकती है। ठीक है। इसको मैं वन बाय वन अभी एक्सप्लेन करता हूँ। प्लेजरिज्म ऑफ आइडियाज हो सकती है। प्लेजरिज्म ऑफ ऑथरशिप हो सकती है। प्लेजरिज्म ऑफ सेल्फ हो सकती है। ठीक है। अच्छा, प्लेजरिज्म ऑफ वर्ड्स क्या है? आप नेट पे गए, एक टॉपिक से रेलिवेंट, लेट्स से व्हाट इज कंप्यूटर की आपने डेफिनेशन सर्च की, व्हाट इज कंप्यूटर,
नेट पे आप एक वेबसाइट पे आपको डाटा मिला, आपने वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया। उसने जो वर्डिंग लिखी हुई थी, जिस सीक्वेंस में लिखी हुई थी, आपने एज इट इज वो कॉपी करके अपने असाइनमेंट में पेस्ट करके अपनी क्लेम कर ली। ये प्लेजरिज्म ऑफ वर्ड्स कहलाती है। प्लेजरिज्म ऑफ स्ट्रक्चर क्या है कि आपने नेट पे गए, कोई प्रेजेंटेशन थी या कोई थीसिस थी, ठीक है, तो आपने एज इट इज उसकी जो लेआउट थी, जो उसका डिस्क्राइब करने का स्ट्रक्चर था, लेट्स से पहली हेडिंग आई व्हाट इज कंप्यूटर, सेकंड आई डिफरेंट नेम ऑफ कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर, थर्ड में आपके पास कोई और हेडिंग आ गई। तो किसी बंदे का जो स्ट्रक्चर है, यानी एक बुक का कह सकते हैं या एक असाइनमेंट जो आपको मिली है, उसको जो सॉल्व आप कर रहे हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज आपने फॉलो किया हुआ है। चैप्टर 1 के अंदर लेट से ये हेडिंग आपने डाल दी, सेम हेडिंग जो किसी दूसरे बंदे की थी। चैप्टर 2 के अंदर वही स्ट्रक्चर आपने कॉपी पेस्ट फॉलो किया हुआ है। तो ये प्लेजरिज्म ऑफ स्ट्रक्चर कहलाती है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक घर बना हुआ है, एज इट इज घर आप एक और उसके साथ या किसी जगह पे बना दें, तो ये प्लेजरिज्म ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगी। थर्ड आपके पास प्लेजरिज्म ऑफ आइडियाज है। प्लेजरिज्म ऑफ आइडियाज का क्या मीनिंग है कि एक प्रॉब्लम है, उसका सलूशन एक पर्सन के माइंड में आया, उसने उसको राइट अप करके पब्लिश कर दिया। आपने उसी का आइडिया उठाया, उसी की डायग्राम उठाई और उसी की टेक्निक को अपनी वर्डिंग में डिस्क्राइब करके अपना क्लेम कर लिया। प्लेजरिज्म ऑफ ऑथरशिप है, एक पेपर के अंदर ऑथर्स होते हैं जो उसको राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो अब लेट से एक पेपर को दो बंदों ने मिलकर राइट डाउन किया है और तीसरा एक ऑथर एक्स्ट्रा ऐड हो गया जिसने उस पेपर के अंदर कोई एफर्ट ही नहीं की और उसका नाम उस ऑथरशिप में है, तो ये प्लेजरिज्म ऑफ ऑथरशिप कहलाएगा। और प्लेजरिज्म ऑफ सेल्फ, या जिसको सेल्फ प्लेजरिज्म कहा जाता है, ठीक है। आप अपना ही काम है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं डिफरेंट वर्डिंग्स के अंदर और अपना जो ओरिजिनल वर्क है उसको हाइड कर रहे हैं, हाइड करके आप उसको पब्लिश कर देते हैं, तो इसको सेल्फ प्लेजरिज्म कहा जाता है। तो किसी का इन टाइप से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन? नो सर। जी, अब आपको अपने नामा माल का पता चलता जाएगा कि क्या क्या हरकतें आप लोग करते हैं। अच्छा, एंड पे मैं उसका सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से कॉपी होती है, किस तरह डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, आप में से अक्सर लोग कहते हैं ना कि थीसिस मुश्किल है, थीसिस डिफिकल्ट होती है, नहीं कर सकते। उसका रीजन ही ये होता है, जो थीसिस है उसके अगर 70 पेजेस हैं तो वो आपने खुद अपनी वर्डिंग में खुद से लिखने हैं। तो अगर आप इन 6 टाइप्स में से कोई एक्टिविटी फॉलो करेंगे तो वो एंड पे सर जब जी, आप थीसिस सबमिट करेंगे। ये सेल्फ सर जी काइंडली ये अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी जी, वालेकुम सलाम, मैं समझ गया हूँ। सेल्फ प्लेजरिज्म ये है कि आपने एक असाइनमेंट की, आपने एक टेक्निक लेट से प्रेजेंट की, उसको पब्लिश करा दिया और दोबारा आप सेकंड टेक्निक सेकंड पेपर लिख रहे हैं, उसमें से लेट से कुछ माइनर सी चेंजेस हैं, बाकी वो फर्स्ट पेपर की सारी टेक्निक है और आप सेकंड पेपर को भी एक नया पेपर कह रहे हैं और फर्स्ट पेपर को भी एक नया पेपर कह रहे हैं। असूलन तो आपने जो सेकंड पेपर लिखा था उसमें जो पार्ट फर्स्ट पेपर में आप ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं उसका रेफरेंस आपने देना चाहिए था, लेकिन आप सेकंड पेपर में भी वो चीज यही शो कर रहे हैं कि आपने सारा जीरो से राइट डाउन किया, तो ये सेल्फ प्लेजरिज्म कहलाती है। उनको अगर आप रेफर नहीं कर रहे, सेकंड वाले पेपर में राइट डाउन करते वक्त जो पेपर का पार्ट आपने फर्स्ट पेपर से लिया है तो उसको रेफर करना चाहिए था आपको फर्स्ट पेपर को अपने सेकंड पेपर में। तो अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो इट्स मीन आप
सेल्फ प्लेजरिज्म कर रहे हैं, अपने ही काम से को हाइड करके उसको नया काम शो करके पब्लिश कर रहे हैं, तो बाद में ये चीज़ें डिटेक्ट हो जाती हैं। जब नेट पे लोग पढ़ते हैं वो उसको रिपोर्ट कर देते हैं। क्लियर है ये बात? ऐसा हो सकता है ना कि एक टीचर आपको प्रेजेंटेशन दे रहा है कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन दे लें, और दो सब्जेक्ट लेट से मिलते जुलते हैं, तो आप वही प्रेजेंटेशन पहले सब्जेक्ट की दे देते हैं, वही एज इट इज प्रेजेंटेशन सेकंड सब्जेक्ट में जाकर प्रेजेंट कर देते हैं, और आप ये क्लेम करते हैं कि ये मैंने इस सब्जेक्ट के लिए बनाई थी, ये टॉपिक मैंने और प्रेजेंट नहीं किया। तो ये आपका सेल्फ प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आता है। किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है सबको? यस सर। कहता है कि सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जब भी आप किसी दूसरे का काम करें तो आप साइटेशन उसको साइट करें। जब आप किसी दूसरे के पेपर से उसका आइडिया या उसका स्ट्रक्चर उठा रहे हैं, अपने पेपर के अंदर राइट डाउन कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर उसका रेफरेंस नंबर दें, एंड नोट के थ्रू जो हम रेफरेंस देते थे। या किसी दूसरे का वर्क लिख रहे हैं अपनी थीसिस के अंदर, अपनी असाइनमेंट के अंदर, अपने पेपर के अंदर, तो उसको डबल कोट्स में प्लेस कर दें। ठीक है, डबल कोट्स में जो चीज आप लिखते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे ये कॉन्सेप्ट है कि जो चीज आपने डबल कोट में लिखी है वो आपकी अपनी नहीं है, वो कोई कोटेशन है, किसी वेल नोन बंदे की कोटेशन है जो कि आप राइट डाउन कर रहे हैं। उसके बाद कहता है कि समराइजिंग। ठीक है, जब भी आप किसी दूसरे के पेपर को, टेक्निक को आप अपने पेपर में लिख रहे हैं, तो आप उसको समरी की फॉर्म में अपने पेपर में लिखें। ठीक है, एज इट इज कॉपी ना करें। उसने लेट से 10 पेजेस का एक पेपर लिखा है, तो उसने उस पेपर में क्या चीज लिखी है, क्या आइडिया दिया, क्या टेक्निक यूज की है, उसके सारे पेपर की टेक्निक को अपने वर्डिंग में 5 से 6 लाइनों में समराइज कर दे। और लास्ट है कि आप पैराफ्रेजिंग करें। पैराफ्रेजिंग का मीनिंग है कि किसी दूसरे के पेपर का जो सेंटेंस है उसको आप अपनी वर्डिंग में लिख रहे हैं। तो ये चीजें प्लेजरिज्म को अवॉइड करती हैं। किसी दूसरे के काम को साइट करना, या फिर उसको डबल कोट्स में लिख देना, या उसको समरी की फॉर्म में अपनी वर्डिंग में लिखना, या फिर उसको टोटली उसके सेंटेंस की रीराइट कर देना। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए आप प्लेजरिज्म के जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं, कोटेशन यूज कर रहे हैं, तब भी उस ओरिजिनल बंदे को क्रेडिट जाएगा, साइटेशन कर रहे हैं तब भी ओरिजिनल पर्सन को क्रेडिट जाएगा, उसका काम अपनी वर्डिंग में समराइज करके लिख रहे हैं तो एंड पे उसको साइट कर दें, या पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं तो उसको एंड पे साइट कर दें। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको यूज करते हुए आप प्लेजरिज्म अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? यहाँ में से पहले सेक्शन पेपर राइटिंग का जो सेक्शन था उसमें ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। किसी का कोई क्वेश्चन इससे रेलिवेंट? जी, क्लियर है सबको? यस सर। इसके बाद कहता है कि जब साइटेशन कर रहे हैं, ठीक है, पहला एस्पेक्ट जो अभी हमने डिस्कस किया साइटेशन, तो कहता है लेट्स से इसने एक सैंपल दिया हुआ, ओरिजिनल सोर्स है, उसके ऊपर ये एक डमी टेक्स्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको आप उसका करेक्ट यूज क्या है कि वही बात आप अपनी वर्डिंग में कर दें, और वर्डिंग में करने के बाद एंड पे उसको साइट कर दें। ठीक है, मर्फी 18 का मीनिंग है कि 2018 के अंदर ये पर्सन था जिसने ये बात कही। एक्चुअल उसका ये उसने बात कही थी, आपने उसी की बात अपनी वर्डिंग में कही, उसी की बात अपनी वर्डिंग में कही, और एंड पे उसको रेफर कर दिया। और रेफर करने के बाद जो आपका रेफरेंस का सेक्शन है, डेफिनेटली उसके अंदर उसकी सारी डिटेल पड़ी होगी।
आपके पेपर के अंदर जब हम रेफरेंस ऐड करते थे, इंसर्ट करते थे एंड नोट से 1 2 3 इस तरह नंबर देते थे, तो 1 के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, 1 से पहले आप जो बात सेंटेंसेस में करते हैं, इसका मीनिंग है कि इसकी जो डिटेल है, ये जो बात आपने कही है, ये रेफरेंस 1 का जो पर्सन है इसने ये बात कही है, और आपने उसकी बात अपनी इधर 2 3 सेंटेंसेस में समरी की फॉर्म में कर दी। तो अगर कोई पर्सन इसकी डिटेल में जानना चाहता है कि वाकई ये बात ऐसे है, तो वो रेफरेंस 1 जो एंड पेपर के एंड पे सेक्शन है, रेफरेंस 1 उसकी डिटेल पढ़ ले, उसके पेपर को रीड आउट कर ले। तो ये जो काम आप कर रहे हैं, ये साइटेशन का, ये फिर ये चीज प्लेजरिज्म नहीं रहती। ठीक है, आल दो आपने किसी दूसरे का जो टेक्स्ट है वो यूज किया है, लेकिन उसको आपने अपनी वर्डिंग में प्रेजेंट किया है, और वर्डिंग में प्रेजेंट करने के बाद आपने उसको एंड पे रेफर भी कर दिया है, तो ये चीज साइटेशन कहलाती है। क्लियर है ये बात सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? सर अगर हम नीचे उसको रेफर नहीं करते, अपनी वर्डिंग के अंदर उसको समराइज कर देते हैं, तो फिर तो प्लेजरिज्म में आएगा। फिर ये प्लेजरिज्म में आ जाएगा। कल को कोई पर्सन इसको पढ़ेगा तो वो इसके ऊपर आपका ऑब्जेक्शन रेज करके आपके पेपर को डी ट्रैक कर सकते हैं। री ट्रैक भी कहा जाता है, डी ट्रैक भी कहा जाता है। री ट्रैक ये कहलाता है, आप नेट के ऊपर सर्च करें ना, री ट्रैक पेपर्स ऑफ अ जर्नल, किसी भी जर्नल का नाम दे दे, तो उस जर्नल की साइट पे ऐसे पेपर होंगे जो एडिटर से ओवरलुक हो गए थे, रिव्यूअर से ओवरलुक हो गए थे, और वो पब्लिश हो गए। लेकिन जब उसके एक्चुअल ऑथर ने उन पेपर्स को पढ़ा तो उसने क्लेम की, उसने एडिटर को, उस जर्नल के एडिटर को ईमेल कर दी, उस जर्नल को ईमेल कर दी, उस जर्नल ने उसकी जो रिक्वेस्ट थी, जो ईमेल थी, उसको वेरीफाई किया, और वेरीफाई करने के बाद उस पब्लिश पेपर को रीट्रैक वाली लिस्ट में डाल दिया। तो रीट्रैक वाली लिस्ट इसी तरह है जिस तरह ब्लैक लिस्ट पर्सन की लिस्ट आप एक वेबसाइट पे चढ़ा दें, तो जो जो पर्सन उसको सर्च करेगा उससे उसकी कह लें कि इंसल्ट होगी एक टाइप। एमएस की थीसिस जो प्लेजराइज करते हैं, खासतौर पे पीएचडी की थीसिस पाकिस्तान के अंदर, तो एचईसी की वेबसाइट पे आप चले जाएं तो वहां पे भी ब्लैक लिस्ट पीएचडी स्टूडेंट्स के नाम पड़े हुए जिन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज की हैं। मतलब सर ये रीफ्रेजिंग में आएगा कि अगर हम लोग एज इट इज यानी कॉपी तो नहीं करें लेकिन अपनी वर्डिंग में लिखें और उसकी साइटेशन ना दें? नहीं, ये प्लेजरिज्म में आ जाएगा। देखें, अभी ये जो टाइप्स मैंने डिस्कस की ना, पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग या साइटेशन, इन समराइजिंग या पैराफ्रेजिंग जब कर रहे हैं ना, जिसको आप रीफ्रेजिंग भी कह रहे हैं पैराफ्रेजिंग को, तो इस केस में आप उसके साथ एंड पे उसका रेफरेंस साइट लाजमी करेंगे। ठीक है, अगर आप कोटेशन है तो उसको तो डबल कोट्स में लिख देते, ये क्लियर है। कोटेशन के साथ उसका रेफरेंस भी दे दे, साइट भी कर दे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप साइट नहीं करते तो डबल कोट्स में लिख देते, इसका मीनिंग भी ये है कि ये किसी दूसरे पर्सन की सेइंग है जो ये आथर बात कर रहा है, लेकिन उसने जिस तरह की स्टेटमेंट दी है एज इट इज आपने उसको कॉपी कर दी है। सर अगर मतलब केस स्टडीज हैं 3 4 है, अगर हम उनको करते हैं और उसको समराइज कर देते हैं, मतलब केस स्टडीज के अंदर डेट्स भी आ रही होती हैं और मतलब सारी डिटेल आ रही होती है कंपनीज की, तो सर उसके अंदर भी साइटेशन हमें लाजमी करनी होगी जी क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल, तो ऑलरेडी बिल्कुल मतलब लाजमी अगर करनी होगी। केस ठीक है केस स्टडी है ना, केस स्टडी को आप बता रहे हैं ना, जी तो आपने उस केस स्टडी से डेफिनेटली कोई नया डाटा उसके अंदर ऐड अप कर रहे हैं। केस स्टडी का जी तो सर पर्पस बिल्कुल यही है ना, कोई आउटकम्स जी आप शो करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज शो करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसका ओरिजिनल सोर्स तो बताएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हो गया साइटेशंस के पहले जो भी काम है, ओरिजिनल सोर्स किसी जगह से भी आप डाटा उठाएं, उसको बेशक आप अपनी वर्डिंग में लिख दें, लेकिन उसके साथ एंड पे उसको साइट मस्ट करें। आप देख लें, कारपोरेट मर्ड स्लिंगिंग और उसके साथ मर्फी 2018, इसने डबल कोर्स में ये चीज बता दी। तो इन अदर वर्ड से कह रहे हैं कि जितनी भी बात मैंने इस ऊपर के सेंटेंसेस में कही है, ये इस कंपनी की है, ये इस पर्सन की है। क्लियर है ये बात? तो ये साइटेशन उसका एक सोल्यूशन है उसको अवॉइड करने का। तो अगर आपने ये काम किया हुआ है अपने पेपर के अंदर,
तो आपका पेपर कल को उसका ओनर ही पढ़ ले, जो जिसका पेपर था जहां से आपने कॉपी किया, तो वो फिर इसको आगे रिपोर्ट नहीं कर सकता। ये चीज प्लेजरिज्म में नहीं आएगी। क्लियर है ये बात सबको? जी सर। सर अब मतलब अब 2-3 मैंने ऐसे पेपर्स देखे हैं सर जिसके अंदर मतलब एल्गोरिथम्स के रिलेटेड, जिसके अंदर ऑलमोस्ट काम सेम हुआ है, लेकिन उन्हें डायग्राम्स या वो डिफरेंट किए हुए, लेकिन उन्होंने अपनी वो समराइज करके वर्डिंग चेंज की हुई है, तो फिर वो उसको नहीं कर सकते हम रीट्रैक वगैरह? उसको कर सकते हैं अगर उन्होंने साइट भी नहीं किया हुआ तो। सर उसको साइड नहीं किया गया ना, मतलब कि काम सेम उन्होंने वही किया हुआ है, लेकिन उसके नीचे डायग्राम्स उन्होंने उसमें डिफरेंट कुछ ना बना दिए। कुछ उसमें कुछ ना कुछ नॉवेल्टी होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, आप उनकी डायग्राम्स को कंपेयर कर लें, अगर वो डायग्राम 100% सेम है, ठीक है, तो डेफिनेटली उनकी डिस्क्रिप्शन भी नीचे सेम होगी, फिर वो उसमें रीट्रैक हो सकती है। हो सकता है उसमें कुछ नॉवेल्टी हो और आप उसको क्लिक ना कर पा रहे हो। ठीक है सर। चांसेस इसके कम होते हैं, लेकिन ये चीज होती है। कह लें कि अगर 100% लोग पेपर पब्लिश कर रहे हैं, तो उसमें से कोई 10% ऐसे होंगे जो इस तरह की एक्टिविटी कर जाते हैं। कुछ लोग प्लेजरिज्म इस तरह भी करते हैं कि 1990s में ये चीज आई ना ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर, तो 1960s में जो लोग काम करते थे वो तो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है ना डिजिटल फॉर्म में, तो लोग उनके काम को उठा के उनके आइडियाज को अपने वर्डिंग में लिख के नेट पे पब्लिश कर देते। वो लोग तो अब मर चुके हैं। 1930s की बात कर लें, 18th सेंचुरी की बात कर लें, ठीक है, और उनका काम डिजिटल फॉर्म में भी नहीं है, तो इस केस में वो लेट से लाइब्रेरी का पार्ट है, तो लोग उनके इस तरह फिर इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। क्लियर है ये बात? बतानी तो नहीं चाहिए थी आप लोगों को? समझ लगी ये बात? जी जी सर। तो कोटेशन की बात आ गई सेकंड, ठीक है। तो कोटेशन क्या है? ओरिजिनल टेक्स्ट आपने लिखा, ठीक है, और उसके बाद उसको जब आप करेक्ट अपनी वर्डिंग में लिख रहे हैं, तो वो चीज बताने के बाद डबल कोट्स में एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो इस केस में जो भी आपके पास है ये देख लें। इनकरेक्ट यूज इसका क्या था कि आप स्टेट